문장과! दरवाजा बंद करो। यह अब तक का सबसे खतरनाक कदम था। निहत्थे थे लोग हथियार बंद पहरेदारों के सामने, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि धरती पर तय वक्त से पहले ही एक नया हिमयुग आ गया था। बाहर एक दिन भी कोई जीवित नहीं रह सकता था। नोआज आर्क नाम की एक ट्रेन मानवता की आखिरी उम्मीद बन गई थी। एक स्थायी गति इंजन पर चलती ये ट्रेन 17 सालों से बिना रुके दौड़ रही थी। ट्रेन के अंदर जिंदगी वर्ग के हिसाब से बंटी हुई थी। अमीर लोग आगे के डिब्बों में ऐशो आराम से रहते थे, अच्छा खाना, मनमानी जिंदगी। वहीं गरीब लोग पिछले डिब्बों में ठुसे हुए थे, तिलचट्टों से बने काले प्रोटीन ब्लॉक खाकर गुजारा करते थे। और इस सब पर तुर्रा ये कि आगे वाले लोग पीछे के डिब्बों से बच्चों को उठा ले जाते थे, जो फिर कभी नहीं दिखते थे। एक बार एक आदमी ने इस पर आवाज उठाई तो उसे तुरंत घसीटकर बाहर ले जाया गया और उसका हाथ ट्रेन के बाहर कर दिया गया। 2 सेकंड से भी कम में वो चुप हो गया। बाकी सब बस देखते रहे जब वे हथौड़े बरसा रहे थे। यह अनवरत दमन धीरे धीरे एक ज्वाला में बदल गया। अपने आध्यात्मिक नेता गिलियम के प्रोत्साहन से पीछे के लोगों ने कई बार विद्रोह किया। हर बार वे नाकाम रहे। जब हर उम्मीद टूटती लग रही थी, तभी कर्टिस ने गौर किया कि पहरेदारों की बंदूकें खाली थी। उसका अनुमान था कि शायद पिछले विद्रोहों को कुचलने में सारी गोलियां खर्च हो गई थी। वह सीधे गिलियम के पास गया और कहा, अब वक्त आ गया है। लेकिन गिलियम ने कहा, सब्र करो, कभी कभी आगे के डिब्बों से उनके हमदर्द रोजाना के प्रोटीन राशन में छिपकर संदेश भेजते थे। आखिरी पर्ची पर लिखा था विद्रोह। इस बार उस पर्ची पर सिर्फ एक नाम था, नामगुंग मिन्सू। कर्टिस ने उसके बारे में सुना था। कहते थे उसने पूरे ट्रेन का सुरक्षा तंत्र बनाया था और वो पीछे से सिर्फ 3 डिब्बे दूर बंद था। अगर उसे छुड़ाकर अपने साथ किया जाए तो वे बिना किसी बंद दरवाजे से टकराए आगे तक पहुंच सकते थे, इंजन पर कब्जा कर सकते थे और सारे नियम बदल सकते थे। पहरेदारों को देखकर कर्टिस ने समझ लिया था कि जब भी वे खाना बांटने आते हैं, जेल के डिब्बे की 3 दरवाजे एक साथ कुछ पलों के लिए खुलती है। इन तीनों को उस छोटे से समय में तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता था, लेकिन कर्टिस के पास एक तरकीब थी। अगली सुबह उन्होंने जितने तेल के ड्रम मिल सके सब इकट्ठे किए और उन्हें इस तरह जोड़ा कि तीनों दरवाजे एक साथ अटकी रह सके। फिर कर्टिस खुद आगे बढ़ा और सीधे पहरेदारों को ललकारा, इनके पास गोलियां नहीं है, इनके पास गोलियां नहीं है। जैसे ही ये पक्का हुआ, कोई रोक नहीं थी। वे भीड़ बनकर टूट पड़े, ड्रम दरवाजों में ठोंक दिए, पहरेदारों को पछाड़ा, चाबियां छीनी और नामगुंग मिन्सू को आजाद किया। कर्टिस ने उसे मदद के लिए मजबूर किया, लेकिन हर दरवाजे के बदले नामगुंग ने 2 क्रोनोल की मांग की। उसकी बेटी योना को इस चीज की बुरी लत थी। कर्टिस के पास मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। नामगुंग के नेतृत्व में वे अगले दरवाजे तक जल्दी पहुंच गए, लेकिन दूसरी तरफ जो नजारा था उसने उन्हें जमा दिया। सैकड़ों लड़ाके, दीवार से दीवार तक। उन पर निगरानी रखने वाली मंत्री का सब्र टूट चुका था। उसने अपने लोगों को नाइट विजन चश्मे पहनने का हुक्म दिया। ठीक उसी वक्त ट्रेन एक सुरंग में घुसी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। नामगुंग ने अपनी बेटी को थामा और दोनों एक अलमारी में छिप गए। बाकी सब अंधेरे में अंधाधुंध हथियार चलाने लगे। ज्यादातर एक दूसरे को ही मार रहे थे। इसी रफ्तार से सब खत्म हो जाते। तभी कर्टिस को याद आया, एक छोटे लड़के ने नामगुंग से माचिस ली थी। संदेश पीछे से पीछे गया, जेन हमें आग चाहिए। लड़के ने माचिस जलाई और डिब्बा धधक उठा। इस आग ने सिर्फ अंधेरा नहीं चीरा, लोगों को लड़ने की वजह दी। उन्होंने मशाले थामी और भरपूर ताकत से टूट पड़े। जब खिड़कियों से रोशनी फिर आई तो डिब्बा लाशों से भरा था। कर्टिस के हाथों में मंत्री थी। वे जीत गए थे, लेकिन कीमत भारी थी। करीब 75% लोग खो चुके थे और आगे अभी और डिब्बे थे। उस रात गिलियम ने कर्टिस से रुकने की गुजारिश की। नुकसान बहुत था, लेकिन कर्टिस ने साफ कहा, अगर अभी इंजन पर कब्जा नहीं किया तो कोई भी भविष्य का विद्रोह कभी मायने नहीं रखेगा। गिलियम मान गया, लेकिन एक चेतावनी दी, जैसे ही विलफोर्ड मिले, एक शब्द भी मत सुनना, बस खत्म कर देना। अगली सुबह कैदियों को पहरे में छोड़कर कर्टिस 6 लड़ाकों के साथ आगे बढ़ा। जो उन्हें अंदर मिला उसके लिए कोई तैयार नहीं था। ग्रीन हाउस डिब्बा रंगों से जीवित था, सब्जियां, फल और ऊपर से तैरती मछलियां। 17 सालों में पहली बार वे तिलचट्टे के ब्लॉक के अलावा कुछ और खा रहे थे। कर्टिस ने मंत्री के हाथ से चॉपस्टिक छीनी और उसे वही खिलाया जो पीछे के लोग सालों से खाते आए थे। जानती हो ये किससे बना है? वे आगे बढ़ते रहे। कसाई का डिब्बा मांस से भरा, लेकिन सिर्फ आगे वालों के लिए। और आगे बच्चे क्लास में बैठे थे, विलफोर्ड की पूजा करना सीख रहे थे, क्योंकि उसने ये ट्रेन बनाई और उन्हें जीवन दिया। श्रीमान विलफोर्ड का लोकोमोटिव से प्रेम बचपन से ही स्पष्ट था। हमेशा के लिए तनाव कम करने के लिए विलफोर्ड ने अंडों की एक गाड़ी भेजी, सबके लिए, यहाँ तक कि पीछे के विद्रोहियों के लिए भी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आदमी ने छिपा हथियार निकाला और गोलियां चला दी। पकड़े गए पहरेदार आजाद हो गए। उल्टी हुई अंडों की गाड़ी के नीचे से और हथियार निकले। पीछे के डिब्बे पर दोबारा कब्जा हो गया। गिलियम को सुरक्षा प्रमुख ने मौके पर ही मार दिया। विलफोर्ड गुस्से से उबल रहा था। उसने खुद मंत्री को गोली मार दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कोई वापसी नहीं थी। जैसे ही वे इंजन के डिब्बे तक पहुंचने वाले थे, सुरक्षा प्रमुख पीछे से कुमत लेकर आ धमका,
मिलकर लड़ने के बाद भी भारी नुकसान हुआ। अंत में सिर्फ कर्टिस, नामगुंग और उसकी बेटी योना बचे। जो कुछ खोया था उसकी आग में जलते हुए कर्टिस हर कदम के साथ तेज होता गया और वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। एक आखिरी दरवाजा कर्टिस और उसकी हर तमन्ना के बीच, लेकिन इसे नामगुंग भी नहीं खोल सकता था। और सच कहे तो नामगुंग को यकीन नहीं था कि विलफोर्ड को मारने से कुछ बदलेगा। ट्रेन का वर्ग व्यवस्था इसलिए नहीं थी कि विलफोर्ड बुरा था, बल्कि इसलिए कि संसाधन सीमित थे। असली आजादी का मतलब था बाहर की दुनिया के दरवाजे खोलना और इंसान को प्रकृति में लौटाना। और ठंड से मर जाओ, क्या पागल हो तुम? मैं जा रहा हूँ, नामगुंग ने कहा। उसने कुछ नोटिस किया था। बाहर का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। पिछले साल जब ट्रेन एकातेरिना ब्रिज से गुजरी थी तो बर्फ के ऊपर सिर्फ एक टूटे विमान की पूंछ दिखती थी। इस साल पूरा विमान बाहर था और बर्फ के टुकड़े पतले होते जा रहे थे, यानी तापमान साल दर साल चढ़ रहा था। शायद बाहर जीना पहले से ही मुमकिन हो। उसने जमा किए सारे क्रोनोन को एक साथ दबा दिया। ये अत्यंत नशीला रासायनिक यौगिक बेहद ज्वलनशील भी था। इतनी मात्रा में एक साथ ये C4 जैसा धमाका करता। लेकिन जैसे ही वो माचिस मांगने के लिए कर्टिस की ओर मुड़ा, विलफोर्ड की सेक्रेटरी दरवाजा तोड़कर आई, नामगुंग को गोली मारी और कर्टिस से कहा, विलफोर्ड आपका इंतजार कर रहे हैं। कर्टिस अंदर गया और आखिरकार उस इंसान के सामने खड़ा था जिसने सब कुछ रचा था। विलफोर्ड उसका इंतजार कर रहा था। उसने बताया, ट्रेन 4 विद्रोह झेल चुकी है और कर्टिस पहला इंसान है जो इतनी दूर पहुंचा। फिर उसने असलियत उजागर की। ट्रेन एक संपूर्ण बंद पारिस्थितिकी तंत्र पर चलती है। संतुलन बनाए रखने के लिए संसाधन और जनसंख्या का अनुपात बराबर रखना पड़ता है। इसलिए विलफोर्ड और गिलियम मिले हुए थे। हर कुछ सालों में विद्रोह करवाते थे ताकि संख्या काबू में रहे। इस बार योजना थी कि विद्रोह एकातेरिना सुरंग में खत्म हो, जहां अंधेरे में लड़ रहे विद्रोही जीत नहीं सकते थे। लेकिन कर्टिस ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।